आइए लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो होगा न्यूटन सेकंड लॉ के हवाले से। और बाकी न्यूटन के हवाले से ये बात कि एक सेब था, वो नीचे दरख्त पे बैठा हुआ था, आज भी वो जगह वहाँ पे मौजूद है। सेब आके गिरा था, कोई बोलता है न्यूटन के सर पे गिरा था, कोई कहता है ज़मीन पे गिरा और आगे कुछ फासला ट्रेवल करके रुक गया। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें A to Z बायोग्राफी न्यूटन की आपको मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ये यूनिट 3 हमारा चल रहा था, न्यूटन सेकंड लॉ। तो वही बात है, न्यूटन सेकंड लॉ मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज मशहूर हैं, जो गिवन है वो 3 लॉ है, और चौथा एक लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो अलग है। उस चैप्टर में आएंगे तो फिर उसके हवाले से बात होगी। यहाँ पे न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन भी 3 ही है। सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट आपने पढ़ना है और एक बात मैथमेटिकल नोट करनी है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे पड़ी हुई है रेस्ट में, तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन ना हो, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। क्या ऐसा होता है? हम देखते हैं, हमें डेली लाइफ में ये नज़र नहीं आ रहा। क्या मैं कोई चीज़ हाथ से फेंकूं, मोशन दे दूं उसको, क्या वो मोशन में ही रहता है? वो तो रुक जाता है। तो न्यूटन ने एक और बात कही इस लॉ के अंदर। फर्स्ट लॉ में कहता है कि अगर कोई चीज़ मोशन की हालत में है, ठीक है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसके अंदर, तो वो वेलोसिटी उसकी बरकरार रहेगी, जितनी थी वहीं क़यामत तक रहेगी, एंड तक रहेगी। यहाँ पे बात आती है तो वो रुकी क्यों? तो वो इसलिए रुकती है कि कोई बैरूनी फोर्स उसके ऊपर अटैक कर रही है। यानी मैं इस मार्कर को फेंकता हूँ सीधे, तो ये सीधे जाना चाहता है, लेकिन ज़मीन की ग्रेविटी इसको नीचे लेकर आ रही है। हवा की जो ड्रैग है इसको अपोजिट कर रही है, अपोजिशन में ड्रैग लग रही है। तो किसी न किसी तरह इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो जाते हैं, होने के बाद इसको रेस्ट की हालत में लेकर आते हैं। तो न्यूटन ने कंप्लीट जो लॉ जो अपनी बताई है, उसकी जो लॉ है, कानून बन गया। ये बात है कि कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। बट शर्त यह है कि उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई नेट फोर्स उसके ऊपर न बचा हो, यानी कोई नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए। यानी किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम 0 हो तो वो अपनी हालत में बरकरार रहेगी। इसी बात पे हमने इस पे चर्चा करना है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की डिफिनीशन भी यही है। डिफिनीशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताई है वो डिफिनीशन आपके बुक में मौजूद है। आप अपने बुक में वो डिफिनीशन स्टैंडर्ड तरीके से लिखी गई है, शॉर्ट सी डिफिनीशन है, वो आपने याद रखना है। बात क्या है? इफ़ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, इफ़ अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन continues its motion, a body in state of rest remains in rest unless an external force acts upon it। इन पे जो बाहर का कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक न लगे ये अपनी हालत में कंटिन्यू रहेगी। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म आता है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। कहता है कि सम ऑफ फोर्स, जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो? 0 हो। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ नेट इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल फोर्सेस, इसको समेशन के लिए यूज़ होता है ना, सिग्मा नोटेशन है। सम ऑफ फोर्सेस, ऑल फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी शुड बी 0। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, देखें, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमेशा के लिए ये रेस्ट पे रहेगा। एक बंदा आता है, इस पे इस तरफ इसको खींचता है, ये बंदा है, ये इसको पकड़ के इस तरफ खींच रहा है। दूसरा खींचेगा तो क्या ये रेस्ट में रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है। शुरू में इसके ऊपर नेट फोर्स 0 था। कैसे? देखो, इसने
अपना वेट जितना ज़मीन पे फोर्स लगाया है और बदले में ज़मीन ने इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाया है। अगर ज़मीन की जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं इसको, और ये जो वेट है इसका, ये दोनों नॉर्मल फोर्स और वेट बराबर अगर ना होते तो क्या होता, नेट फोर्स ज़्यादा होता, ज़मीन का ऊपर लगाने वाला फोर्स ज़्यादा होता, ये ऊपर उछलता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं ज़मीन पे ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ऊपर लगने वाला फोर्स वेट से ज़्यादा नहीं है। अगर वेट इसका नॉर्मल फोर्स से ज़्यादा होता तो ये ज़मीन के अंदर चला जाता, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो नॉर्मल फोर्स है वो और वेट दोनों एक दूसरों को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं इस कंडीशन के अंदर। अब आते हैं वर्टिकल फोर्सेस, इसमें ज़ीरो हो गए, यानी सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ज़ीरो हो गए, यानी वेट को इस तरफ लेकर आओ तो नेट फोर्स प्लस वेट क्या हो जाएगा, यहाँ आके माइनस तो ज़ीरो, सम ऑफ टू फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। इसको इधर लाते हैं, ज़ीरो हो जाता है। अब ये चेक करके देख सकते हो। दूसरी कंडीशन इस पे ये हो सकती है, ये कंडीशन मैं मिटा रहा हूँ। देखो असल में ये फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बता रहा था कि मास है, यहाँ से एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, इस मास को खींच रहा है अपनी तरफ। इसके ऊपर अभी नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, वर्टिकली तो ज़ीरो है, जितना नीचे फोर्स इसने लगाया था वेट उतना इसने नॉर्मल पे ऊपर लगाया है, वो दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स है जो इसको उस तरफ लेके जाएगा, तो ये नेट फोर्स इस पर ज़ीरो नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक और बंदा होगा जो उतने ही फोर्स से खींचे जितने उस फोर्स से खींच रहा है वो बंदा, तो अब फिर ये रेस्ट में आएगा, अपनी पोजीशन में बरकरार रहेगा, जो ओरिजिनल पोजीशन थी, रिमेंस इन रेस्ट। एक ये कंडीशन हो गई, इसमें ये बॉडी कह रहेगी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अब इस लॉ को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। वो क्यों, देखो कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत को बरकरार रखना चाहती है। फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, यही लॉ ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब आते हैं इनर्शिया क्या चीज़ है। इनर्शिया देखो फील करने की कोशिश करो, मैं आपको फील कराऊंगा ये चीज़। इनर्शिया कहते हैं किसी बॉडी के अंदर एबिलिटी अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ काम करने से रोकने की एबिलिटी। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं रेस्ट पे था, मैं ऐसे टिका रहा हूँ अपने जगह पे, एक बंदा आके मुझे साइड से धक्का लगाए तो मैं इधर गिर जाऊँ तो समझो मेरी इनर्शिया कम है, मैं अपने रेस्ट को डिफेंड नहीं कर पा रहा। डिफेंड करने की, अपनी हालत को डिफेंड करने की सलाहियत, अगर वो मुझे धक्का देता है, छोटा बच्चा आके धक्का दे दे मुझे, तो मैं इधर नहीं गिरूंगा, क्योंकि उस छोटे बच्चे के फोर्स के लिए मेरा मैस ज़्यादा है, यानी इनर्शिया मैस पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं जाके किसी बड़े से पत्थर को, बड़े पहाड़ को मैं धक्का दे दूं तो पहाड़ क्या अपनी जगह से हिलेगा? बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। वो क्यों? क्योंकि मैस ज़्यादा है। इसका मतलब है इनर्शिया मैस पर डिपेंड कर रही है, और जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी। तो इनर्शिया क्या है? द एबिलिटी टू अपोज, टू रेजिस्ट अ चेंज इन एनी स्टेट। मैं अगर मोशन में हूँ, मेरी मोशन को रोकने के लिए कोई बंदा सामने आए तो मैं उससे रुक जाता हूँ, तो मेरी इनर्शिया कम है। उसको भी धक्का लगा के आगे जाता हूँ, उसको भी गिरा के आगे जा रहा हूँ। जैसे गाड़ी वगैरह, उसका जब ब्रेक फेल हो जाता है, या फिर किसी जगह पे गाड़ी खड़ी थी, बच्चे ने उसके साथ छेड़खानी की, गाड़ी अब न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रल होके अब चल रही है, सामने कोई छोटा बच्चा है, छोटा पत्थर है, या कोई बंदा के रोकने की कोशिश करे तो क्या रुक जाएगी? अगर वो गाड़ी बहुत ही तेज़ी पकड़े तो वो कभी नहीं रुकेगी, वो अपने स्टेट में आने वाली हर चीज़ को तोड़ फोड़ के आगे जाएगी। ऐसी कुछ ताकत होती है इनर्शिया उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर। तो अब इनर्शिया की फॉर्मल डिफिनीशन क्या हो सकती है? देखो फिजिक्स के अंदर इनर्शिया की फॉर्मल डिफिनीशन ये हो सकती है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन एक्सेलरेशन। यानी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो ही पैदा होती है तो उसको रोकने वाली चीज़ है इनर्शिया। यानी इनर्शिया एक्सेलरेशन पैदा नहीं कराएगी। इनर्शिया और एक्सेलरेशन आपस में दुश्मन है। मैं क्या कह रहा हूँ? इनर्शिया और एक्सेलरेशन आपस में अपोजिशन में है। अगर किसी बॉडी के अंदर इनर्शिया ज़्यादा है तो वो अपनी इनर्शिया जो है वो एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करेगी। बॉडी के अंदर रेस्ट में है तो रेस्ट में रखना चाहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। उसमें एक्सटर्नल फोर्स आके उसको एक्सेलरेट करना चाहे, उसकी स्पीड चेंज कराना चाहे, तो वो इनर्शिया रोकना चाहेगी।
अगर रोक पाई तो रोकेगी, अदरवाइज एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन है दोनों अपोजिट। ठीक है, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी हो गई जो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा कराने से रोक देती। इसीलिए तो हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ में बॉडी के अंदर मौजूद तमाम फोर्सेस का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा, या फिर हम कहेंगे नेट फोर्स ज़ीरो होगी। अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो कहता है F इक्वल टू एम है। ये F है नेट फोर्स। नेट फोर्स की जगह मैं अभी एम ए लिखता हूँ और यहाँ पे आएगा क्या, ज़ीरो, इसकी जगह एम ए लिखते हैं। मतलब मैस तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो कब आता है, जब इन दोनों में से एक ज़ीरो हो। तो मैस तो हमारा ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो पैदा करा है। यही बात अभी हम कर रहे थे कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो फिर से सुनो, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में रहना चाहती है, चाहे वो हालत रेस्ट की हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन की हो। दो बातें आ गई, रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। वो बॉडी उसी हालत में रहना चाहती है, अनलेस, तब तक जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स आके मुदाखलत करके उसकी मोशन को चेंज कराए, या उसकी रेस्ट वाली हालत को चेंज कराए, या यूनिफॉर्म मोशन वाली हालत को रेस्ट में लेकर आए। वो बैरूनी कोई फोर्स आके कर सकती है, एक्सटर्नल फोर्स आके कर सकती है। तो यह चीज़ थी इसकी न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो। आइए चलते हैं अपने न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। आज का जो हमारा मेन जो मुद्दा था जिस पे हमने चर्चा करना था, वो था न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ है आपके पास F इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इसको हमने देखना है यहाँ पे है क्या ये चीज़। देखें, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैस है आपके पास, क्या है, कोई मैस है, इस मैस पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो ये फोर्स क्या करेगा, इस मैस के अंदर एक्सेलरेशन पैदा कराएगा। और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। और ये फोर्स वो वाला फोर्स है जो नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस करते हो तो जो आखिर में बचा हुआ फोर्स, ठीक है, वो भी हम करेंगे क्लियरली कि नेट फोर्स क्या है। तो कुल मिला के न्यूटन सेकंड लॉ कहती है कि अगर किसी बॉडी के अंदर आप फोर्स लगाओ, ऐसा ही होता है ना, किसी बॉडी रेस्ट में थी, हम जाके फोर्स लगा रहे हैं, वो डिस्टर्ब होगी, मोशन पैदा होगा, और वही मोशन फोर्स बढ़ाते जाओ वो बढ़ता जाएगा, और उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी अगर आप इफ़ यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन एनी बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। बॉडी से मुराद मैस। इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी मैस इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दैट मैस। और ये जो एक्सेलरेशन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैस के, फोर्स के। यानी ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन की। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा, बच्चों को, तमाम बच्चों को, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारे पास दो प्रोपोर्शनल्स हैं, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक चीज़ के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ बढ़े, इस चीज़ के घटने के साथ दूसरी चीज़ घटे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकते हो। ये दोनों चीज़ें जो आप ख़रीद रहे हो वो और पैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैसे ज़्यादा है तो चीज़ें ज़्यादा आएंगी, शॉपिंग ज़्यादा होगी। पैसे कम है तो शॉपिंग आपकी कम होगी। ये है डायरेक्टली कोई रिलेशन। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको दूंगा। एक पौधा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ उस पौधे की हाइट भी क्या होती है, बढ़ती है। ये दोनों भी डायरेक्टली है, यानी टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाइट ऑफ ट्री, उस ट्री की हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना टाइम ज़्यादा जाएगा उतनी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन का साइन होता है ये वाला, प्रोपोर्शन का साइन ये है, ये साइन है, इस साइन को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। इसको जब आप हटाते हो किसी जगह से तो इसके जगह पे आप दो चीज़ें लिखते हो, एक इक्वल और दूसरा कांस्टेंट।
ये है रूल इक्वेशन बनाने का फिज़िक्स के अंदर। नेचुरल प्रोसेसेस को फिज़िक्स में इक्वेट करके प्रोपोर्शनैलिटी ला के इक्वेशन बना रहे होते हैं, उसको कहते हैं इक्वल और कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं उस चीज़ को। तो जब ये हटाएंगे तो हम ये दो चीज़ें लगाएंगे, इसके बदले में हम ये लगाएंगे। ये जहाँ से हटेगा वहाँ पे ये लगेंगे, जहाँ से ये हटेगा वहाँ पे ये लगेगा। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब इन दोनों को आप एक दूसरे के मतलब रद्दो बदल में लगा सकते हैं। ठीक है, ये थी प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब आते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली है एक चीज़ के बढ़ाने के साथ दूसरी चीज़ घट जाए। फॉर एग्जांपल एक मकान बना रहे हैं मज़दूर, उस मकान को बनाने के लिए आप क्या करते हो, पहले 5 लोग लगाते हो तो वो 10 दिनों में बनाएंगे। आप बंदों को बढ़ाते जाओ, डबल कर दो, 10 लोग काम करेंगे, तो क्या वो भी 5 दिन लगाएंगे? नहीं, वो कम दिन लगाएंगे, यानी टाइम कम लगेगा। मज़दूर ज़्यादा होंगे तो आपका वो घर बनाने का, तामीर करने वाला टाइम जो है होगा वो कम लगेगा। इसका मतलब है कि पर्सन्स जो आप मज़दूर लगाते हो, पर्सन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। इन्वर्सली को हम 1 आवर में लिखते हैं, 1/T। इन्वर्सली देखो ऐसे है, अपोजिट में डिनोमिनेटर में है 1 आवर T। डायरेक्टली कैसे था? डायरेक्टली था जैसे हमने कहा था हाइट जो पौधे की हाइट है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्टली वाला जो है वो सामने ही है, इस प्रोपोर्शनलिटी के सामने ही मिलेगा, डायरेक्टली है। इन्वर्सली नीचे डिनोमिनेटर में। बच्चों ये बात समझ आ रही है आपको? इन्वर्सली क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में आएगा और डायरेक्टली ऊपर आएगा। क्यों? वो इसलिए कि कोई चीज़ डिनोमिनेटर में हो वो बढ़े तो इसका ओवरऑल आंसर घटता है, तो वो ओवरऑल आंसर है ये। तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो बंदे कम हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मतलब बंदे कम हैं, टाइम कम लग रहा है तो समझो बंदे ज़्यादा है। ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात समझ आ गई? फिर से लिखता हूँ, देखो A is directly proportional to B, A is inversely proportional to B। ये क्या बताती है? ये बताती है कि A के बढ़ने के साथ साथ B भी बढ़ेगा। ये इक्वेशन क्या बताती है? ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या बताती है? A के बढ़ने के साथ साथ B घटेगा, यानी B कम होगा तो A बढ़ेगा, B बढ़ेगा तो A कम होगा। उल्टी कहानी इन्वर्सली। तो ये है प्रोपोर्शनैलिटी साइन। फर्ज कर लो अभी मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। देखो नेचुरल कोई प्रोसेस हो रहा है, बाहर माशरे में कोई प्रोसेस हो रहा है, आपने देखा उस प्रोसेस को, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप क्या करते हो, उसकी इक्वेशन बनाना चाहते हो तो ईजिली बना सकते हो इस फॉर्मेट के तहत। उस स्टोरी को, उस कहानी को, उस नेचुरल प्रोसेस को मैथ्स की ज़बान में डालने के लिए एक तरीक़ाकार ईजाद किया गया है, वो ये है, सिंपल सा है। तो मैं इसको इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ? मैं कहूँगा ए, इसको हटाऊँगा तो क्या लगाऊँगा? इक्वल और कांस्टेंट। इसके बदले पे इक्वल और कांस्टेंट ये दोनों लगेंगे। फिर आगे अपनी जगह पे बी। ये कांस्टेंट अब क्या चीज़ आ रहा है? ये कांस्टेंट आ रहा है उस नेचुरल प्रोसेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही और वो चीज़ फिक्स्ड होगी। जैसे नेचर ने उसको डेवलप किया था, उसकी तबीयत, उसका नेचर सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 स्प्रिंग्स हैं, 2 स्प्रिंग। एक स्प्रिंग बना हुआ है रबर का, ये किससे बना है? रबर से। एक स्प्रिंग आपके पास बना हुआ है आयरन का। अगर इस पे मैं फोर्स लगा के खींचूं उस तरफ, इस पे भी मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, इस पे भी मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, क्या रबर और आयरन दोनों सेम साइज में खींचेंगे? नहीं, रबर ज़्यादा दूर जाएगा, आयरन थोड़ा कम। ये ज़्यादा दूर लेके जा रही है, उसके अंदर एक एबिलिटी है इस रबर वाले स्प्रिंग के अंदर, वो नेचर ने ही रबर के अंदर रखी है। उसका कांस्टेंट खुद ब खुद आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। और ये जो आयरन वाला स्प्रिंग है इसके अंदर एक नेचर होगा, वो भी नेचर ने फिक्स रखी है, वो उसका कांस्टेंट कुछ और आएगा। एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेडली आप करते जाओगे तो उसकी तबीयत का पता चलेगा, ये वाला फैक्टर पता चलेगा। इस फैक्टर को फाइंड करने के लिए बी को इधर भेजोगे तो क्या होगा?
ए डिवाइडेड बाई बी आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो ये कांस्टेंट इधर रखो और बी को इधर भेजो, तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट का मतलब है, इसको कोई भी नाम दे दो, इसको के कहता हूँ, फर्ज कर लो मैं इस कांस्टेंट को कहता हूँ के। बी को इधर शिफ्ट किया, ए और बी हर दफ़ा आपको कोई सेम नंबर मिलेगा, वही इसकी तबीयत होगी, इसकी तबीयत होगी, सही है, इसका नेचर वही होगा। तो कांस्टेंट कुछ ऐसी चीज़ है, हम ये आपको बताएंगे ये कांस्टेंट है क्या आगे जाके, सही है। तो फिलहाल ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी। अब आते हैं अपने न्यूटन सेकंड लॉ पे, F इज इक्वल टू ma कैसे आया। देखो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है अगर आप फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। कह रहा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जो फोर्स पैदा करा रहा है वो वाला एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट आपकी रिलेशन आ गई। आपने देखा फोर्स आपने ज़्यादा लगाया था, डेली लाइफ में देखा आपने, अपनी आंखों से देखा, जहाँ पे आपने फोर्स ज़्यादा लगाया था उधर एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा हो रहा था, तो मैंने इसको डायरेक्टली रिलेशन में रखा, सामने ही रखा, 1 आवर में नहीं रखा। दूसरी बात, और उस न्यूटन कहता है कि और वो जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैस के। ये दूसरी रिलेशन आ गई, ताल्लुक, मैस और एक्सेलरेशन का ताल्लुक। और मैंने ये देखा डेली लाइफ में कि ज़्यादा बड़ा मैस था तो मैंने फोर्स लगाया, तो बड़ा मैस था तो उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा हो गई, मैस बढ़ता गया एक्सेलरेशन और कम हो गई, पूरा पहाड़ सामने आया तो एक्सेलरेशन ही पैदा नहीं हुई, यानी उल्टा। तो इन्वर्सली रिलेशन में थे। इन दोनों रिलेशंस को यहाँ कंबाइन करेंगे, बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि इन दोनों रिलेशंस को यहाँ कंबाइन करेंगे, और वो तरीक़ाकार ये है बच्चों, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। प्रोपोर्शनलिटी साइन एक दफ़ा लगाओ, ऊपर वाला F यहाँ रखो ताकि इसके डायरेक्ट में आ जाए, और M नीचे है, इसके नीचे आए, दोनों A में से एक कॉमन आपका आता है ना, तो कॉमन कर लिया आपने, तो क्या हो गया आपके पास, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। सही है। ये रिलेशन आपको क्या कहती है, फिलहाल ये इक्वेशन नहीं बनी है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे इक्वेशन बन जाएगी। फिलहाल ये रिलेशन आपसे क्या कहती है, ये रिलेशन आपसे कह रही है कि फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है। समझ आ गई, मैथमेटिकली भी ये ट्रूथ है। डिनोमिनेटर में कोई चीज़ बढ़ जाती है तो ओवरऑल आंसर एक्सेलरेशन कहलाता है। ओवरऑल आंसर क्या होता है, घटता है। डिनोमिनेटर कोई बड़ा चीज़ तकसीम करे, इस फोर्स को बड़ा मैस तकसीम करेगा, बड़ा डिनोमिनेटर होगा, तो इस फोर्स को डिवाइड करके छोटा कर देगा, तो एक्सेलरेशन आपका कम आने वाला है। तो सामने वाला जब हो तो उसको देखा जाता है डायरेक्टली रिलेशन, डिनोमिनेटर में हो तो उसको इससे इन्वर्सली देखा जाता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, A इज़ इक्वल टू क्या लगाना होता था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो उसके बदले इज़ इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएंगे। मैं इस कांस्टेंट को K कहता हूँ, तो इक्वल लगाएंगे और कांस्टेंट K लगाएंगे। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इक्वल लगाया और कांस्टेंट K लगाया, F और M अपनी जगह पे है, और ये SI यूनिट इस कांस्टेंट K की 1 है, तो हम कहेंगे A इज़ इक्वल टू, इसकी जगह 1 पुट करते हैं तो F बाई M आता है। मैं ये साइड पे करता हूँ, यह चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ देखो SI यूनिट A की क्या है, 1 है, वो कैसे मैं अभी आपको बताऊँगा। हम यहाँ पहुँच गए, A इज़ इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करो, F बाई M, तो A इज़ इक्वल टू F बाई M, तो यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, F मल्टीप्लाई बाई 1 करो तो F आएगा, A मल्टीप्लाई बाई M तो क्या होगा, MA, तो F इज़ इक्वल टू MA। हम यहाँ पहुँच गए, ये इक्वेशन आपने लानी थी, सही है। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पे K की वैल्यू 1 कैसे है, देखो दोस्तों, यहाँ से K सेपरेट करो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो A इज़ इक्वल टू KF डिवाइडेड बाई M है। मैं क्या करूँगा, K को अलग करूँगा, तो K अलग करूँगा तो M उस तरफ जाएगा तो MA हो जाएगा, और F इधर जाके डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ बचेगा K। SI यूनिट में मैस 1 kg लिया गया, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स 1 न्यूटन। जब ये सारी चीज़ें 1 यूनिट, उसकी यूनिटी जो है वो ली जाती है, यूनिट वैल्यू ली जाती है, तो उस दौरान K आपका क्या आ गया, 1 1 डिवाइड बाई 1, K आ गया 1। तो K जब हम 1 पुट करते हैं इधर,
तो उसकी वैल्यू F/m रह जाती है और यहाँ से F अलग करते हैं तो F इजिकल टू m को उस तरफ भेजिए, यहाँ डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया बॉर्डर पार जाके, तो F इजिकल टू m है। ये थी न्यूटन सेकंड लॉ। ये बड़ी चीज़ है, मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ, अगर नोट करना चाह रहे हो नोट कर लो। कर लिया, चलो जी। अब आते हैं इस F इजिकल टू ma के ऊपर। ये कोई छोटी, जितनी इजीली ये हमने अभी फाइंड किया है, जितनी आसानी से ये आंसर आ गया F इजिकल टू ma आपका आ गया है, ये इतना आसान है नहीं। ये है क्या असल में, देखो F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। ये F है नेट फोर्स, इसको क्या कहते हैं, नेट फोर्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट फोर्स इक्वल टू ma। ये है क्या, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वो एग्जांपल क्या है ये देखें। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, बैग है, इसके अंदर है $100। इस बैग के अंदर $100 वाला बैग है भाई। इसको आपने, जो जीत गया वो इसको ले गया। रस्सी बांधी है इस बैग के ऊपर। यहाँ पे कुछ बंदे हैं, टग ऑफ वॉर की होगी आपने, खेली है टग ऑफ वॉर। क्या होता है टग ऑफ वॉर में, खींचो भाई, रस्सी को खींचो, पता चले किस में है कितना दम। अब देखो यहाँ पे पता चलेगा, एक बच्चा यहाँ से इसको पकड़ता है, एक बच्चा यहाँ से, एक और बच्चा गया, इसका टीम है पूरा। ये टीम है दो बंदों की, ये टीम है, दोनों खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये कहाँ जाएगा, जो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे अपनी तरफ वहाँ जाएगा, चला जाएगा। फोर्सेस कुछ इसके ऊपर यूं है, एक इस तरफ एक इस तरफ। लेट सपोज ये दोनों बंदे मिलके 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, ये दोनों बंदे मिलके खींच रहे हैं 8 न्यूटन से। अब बताओ डॉलर्स कहाँ जाएंगे, जाएंगे जाहिर है इन दोनों की तरफ। अब सवाल आपसे मैं ये कर रहा हूँ कि कितनी फोर्स से जाएंगे, 10 न्यूटन से नहीं, तो फिर कितनी, तो देखो अगर ये 10 न लगा करके 8 लगाते तो ये दोनों बैलेंस होता, डॉलर यहीं लटकता रहता। लेकिन होता क्या है, 8 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, 2 न्यूटन बच रहा है जो इस तरफ लेके जाएगा। वो वाला 2 न्यूटन ये वाला फोर्स है। न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर जो नेट फोर्स बचा वो ये है। वही नेट फोर्स इस बॉडी के अंदर क्या पैदा कराएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज कराएगा, और वेलोसिटी चेंज इनकी तरफ, और ये डॉलर ये लेकर जा रहे हैं। होगा क्या, इसका फ्री डायग्राम हम बनाएंगे। फ्री डायग्राम क्या है, इस सिस्टम को हम मैस कहते हैं, और वो हमारा मैस है ये वाला यूनिट मैस। इस मैस के अंदर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। ये है 10 न्यूटन्स और ये है 8 न्यूटन। 8 न्यूटन वाली लाइन थोड़ी छोटी करनी होती है, सही है। अब क्या होगा, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन। मैं 10 न्यूटन को थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा, 10 न्यूटन थोड़ा ज़्यादा है, जाएगा ये मैस 10 न्यूटन की तरफ, ये मैस 10 न्यूटन की तरफ जाएगा। किस फोर्स से जाएगा, हम इसका सम लेते हैं। अब हम सम ऑफ फोर्स लाते हैं नेट फोर्स के लिए। ये हो गया फोर्स 1, ये हो गया फोर्स 2। फोर्स मर्जी आपके, फोर्स 1 कहो फोर्स 2 कहो, जिसको जो नाम दे दो, हमने सम करना है। देखिए नेट फोर्स ये वाला, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब हम प्लस करके देखेंगे नेट फोर्स। अब ये बार बार मैं नेट नहीं लिखूंगा, जो ही मैं सिर्फ F लिखूंगा आप लोग समझ जाओ कि ये नेट फोर्स है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में F इक्वल टू ma है। F नेट इक्वल टू उसने नहीं लिखा, F समझ जाओ कि ये नेट फोर्स है। F इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू F1 कितना है आपका, चलो मैं मिटा के साइड पे करता हूँ। F नेट ये वाला नेट इक्वल टू F1 कितना है आपका 10 न्यूटन, प्लस बीच में क्या है प्लस, F2 कितना है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, लेकिन माइनस के साथ। वो क्यों, फोर्स को आपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर इस एक्सिस को प्लस रखा है, तो उसकी अपोजिट एक्सिस जो भी आएगी उसको आपने नेगेटिव रखना है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस डायरेक्शन को आपने प्लस लिया है, तो इस डायरेक्शन को क्या लोगे भाई, इस डायरेक्शन को इसका अपोजिट कहोगे, तो प्लस को अपोजिट कहोगे तो माइनस हो जाएगा।
इसी तरह इस डायरेक्शन को आपने प्लस फोर्स कहा है, तो इस डायरेक्शन को क्या कहोगे? माइनस फोर्स। कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, मोमेंटम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, एंगुलर मोमेंटम आता है, एंगुलर वेलोसिटीज़ आते हैं, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अगर आप क्या करते हो, उनकी डायरेक्शन बनाते हो एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो इस डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो प्लस में, तो फिर इस डायरेक्शन में इसका अपोजिट करोगे। यहाँ पे यही हो रहा है, ऐड हमने किया है फोर्सेस को, लेकिन दूसरी वाली फोर्स अपोजिट में थी तो माइनस में रखा। अब क्या आता है? 10 प्लस माइनस माइनस 8, मैं लास्ट में यूनिट लिखूंगा, 10 माइनस 8 2 न्यूटन एफ। अब देखो ये 2 न्यूटन प्लस में आया है या माइनस में आया है? प्लस में आया है, तो प्लस वाली डायरेक्शन हमने कौन सी रखी थी? ये वाली रखी थी। अगर ये आता -2 तो फोर्स इधर बचता, जो कि इधर नहीं बच रहा। अगर ये 10 होता, ये 8 होता, तो हमारा -2 आने वाला था। बहरहाल जो भी हो, 2 न्यूटन यहाँ पे हमारा नेट फोर्स आ रहा है, और यही 2 न्यूटन उस मैस के अंदर एक्सेलरेशन पैदा कराएगा। यहाँ पे आएगा 2 न्यूटन इज इक्वल टू मैस की वैल्यू इंटू ए, मैस रखेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिलहाल ये काम नहीं कर रहे, वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। आई होप कि थोड़ी बहुत आपको स्टोरी आई होगी। अब एक डायग्राम में बनाऊंगा, आपने उसका नेट फोर्स मुझे बताना है। देखो अब थोड़ा सा काम मुश्किल करेंगे, मुश्किल नहीं है, इजी है, थोड़ा सा एक स्टेप अप जाएंगे, वो मैं आपको बेहतरीन अंदाज में समझाते हुए कोशिश करूँगा। और देखो आपके पास था क्या चीज़? एक मैस, ये एक मैस है, इस मैस के ऊपर लग रही है फोर्स। एक बंदा इसको इधर खींच रहा है, कितने से? लेट्स सपोज 5 न्यूटन से। एक बंदा इधर खींच रहा है, कितने से? 5 न्यूटन से। बताओ ये कहाँ जाएगा? एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। सेम इसी तरह एक और बॉडी है, इसको एक बंदा इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, एक बंदा इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, ठीक है। लाइट चली गई, तब तक हम गुजारा कर लेते हैं थोड़ी सी। दोनों 5 न्यूटन से, ये कहाँ जाएगा? एक और सिचुएशन आ गई, छोटा सा मास बनाता हूं। एक बंदा इसको खींच रहा है नीचे, एक बंदा खींच रहा है ऊपर, ये भी 5 न्यूटन से, ये भी 5 न्यूटन से। ये कहाँ जाएगा? रेस्ट में रहेगा, जिसका आंसर रेस्ट है, सही है। ये कहाँ जाएगा? रेस्ट में रहेगा। ये कहाँ जाएगा? रेस्ट में रहेगा? नहीं, ये जाएगा इस तरफ, नहीं इस तरफ, नहीं, दोनों सेम फोर्सेस हैं, तो ये जाएगा बीच में से जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, F इज इक्वल टू ma। उससे पहले तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था, वो है F नेट इज इक्वल टू 0। न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा F नेट 0 नहीं है, कुछ है, ma, ठीक, F इज इक्वल टू ma। इसके बाद F की वैल्यू हमने लाई इक्वल टू x वाली F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3 एंड सो ऑन, ठीक। ये मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे आप नहीं वो करना है हमने। F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ से F की यूनिट निकालते हैं। मैस की यूनिट होगी kg, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुल मिला के F की यूनिट आ रही है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी का नाम रखा गया न्यूटन। F इज इक्वल टू न्यूटन। कितना न्यूटन? कुछ भी नहीं है, तो साथ में 1 होता है, तो इसका नाम है 1 न्यूटन। तो अब यहाँ पे आप एक साइड उस पर लिखो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसको आप याद कर लो, याद नहीं करो बल्कि इस इक्वेशन को याद करो, इसी से ही ये निकला है, इसी पे ही दोनों की यूनिट्स रखो, तो आपको 1 न्यूटन किसके इक्वल है वो आएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्टोरी थी आज तक, अभी तक न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। हम अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोगों ने कोऑपरेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है।